नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि अभी हम लोगों ने एसएससी जीडी के बैच को शुरुआत कर दिया है और इसकी कैलेंडर की पार्ट 1 कैलेंडर पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था और मैंने सिर्फ बेसिक बताने का प्रयास किया था कि कैसे कैसे, क्योंकि ये देखिए पेड बैच है और मुझे डिटेल से पढ़ाना है। और डिटेल से पढ़ाने का मतलब है कि मैं आपको जितने चीज़ें हो सकें आपके लेवल के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। और ये जो लेवल होगा, आप चाहे जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, कहीं से भी आप पढ़ेंगे, चाहे बिहार एसआई हो, मतलब जिस जिस स्टेट से आप कनेक्टिविटी रखते हैं वो हर स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम को वो जो टच करेगा। बस आपको एक बार बढ़िया से शिद्दत के साथ काम कर लेना है। और अगर ये काम कर लेते हैं दोस्तों तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार मेहनत करनी है, सिर्फ एक बार। कोई भी एग्जाम हो आप उसमें आसानी से बैठ सकते हैं। कैलेंडर क्योंकि अलग से नहीं बन सकता, किसी भी एग्जाम में होगा, बस लेवल ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन प्रोसेस करने का वही हो सकता है, पढ़ने का तरीका वही हो सकता है। बस एक बार आपको ईमानदारी से मेहनत करने की नीडेड है, आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ शुरुआत करते हैं। तो रीजनिंग की जो क्लास है एसएससी जीडी कैलेंडर का पार्ट 2 बाय सुधीर सर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ आप तो दिख रहा है। और इसी प्रकार से हम लोग जो है इसको आगे लेकर दोस्तों बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था वहीं पर मैं इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो इसकी पहले की क्लास में मैंने आप सबको बता दिया था कि साधारण वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पहले आप सबसे पूछूंगा और फिर मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है, ये प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये आपका प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है? क्लियर? आइए चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन है आपके 1968, ऑप्शन बी है आपका 1976, ऑप्शन सी है आपका 1994 और ऑप्शन डी है आपका 2016। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वर्ष ऐसा है जो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं आता। और लीप वर्ष की डिफिनीशन मैंने आप सबको बता दी थी कि क्या होती है, कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वही वर्ष क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, और ये तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, 68 4 एकन्नम 4 4 सत्ते 28 डिवाइड है तो लीप वर्ष आएगा। 76 की बात करें तो 4 एकन्नम 4 4 8 32 4 9 36, ये भी डिवाइड होगा। 94 की बात करें तो 4 दुनाई 8 और 14 4 से डिवाइड नहीं होगा, 16 4 से डिवाइड होगा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होते हैं, पूर्णतः, वो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं जाते। तो 1994 आपके लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना। ये प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। अब मैं आप सबसे अगले प्रश्न में लेकर चलूंगा। अगला प्रश्न है आपका शताब्दी वर्ष। अब आपको शताब्दियों में लेकर चलता हूं। क्या होते हैं शताब्दी वर्ष? सेंचुरी ईयर जिनको बोलते हैं, उनकी बात करते हैं। तो वे वर्ष, वे शताब्दी वर्ष वे वर्ष, शताब्दी नहीं लिखना यार, वे वर्ष जो 100 से
जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब देखिए शताब्दी वर्ष क्या है, अभी थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। देखो वर्ष और शताब्दी वर्षों में दोनों में अंतर होता है और दोनों को अलग अलग पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं पहचानेंगे तो बाद में फिर हमको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 100, 200, 300, 400 और कोई भी वर्ष ले लो जिसके आगे 2 जीरो लग जाए। आप बोलते हैं ना सेंचुरी लग गई, डबल सेंचुरी लग गई, ट्रिपल सेंचुरी लग गई, तो वही सेंचुरी ईयर। तो जो 100 से पूर्णतः डिवाइड होगा, और 100 से पूर्णतः वही संख्या डिवाइड होती है पूर्णतः जिसके आगे 2 जीरो होता है, नहीं तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होती। 100, 200, 300, 400, 1500 कुछ भी ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। जिस भी संख्या के आगे 2 जी 2100 हो गया, 2700 हो गया, 3200 हो गया, 3500 हो गया, 4500 हो गया, ये सब के सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो ये आपको ध्यान देना है कि वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 1500 इत्यादि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि अगर कोई शताब्दी वर्ष है, ठीक है, पहले ये पहचानना होगा कि कोई शताब्दी वर्ष है। तो कैसे पता चलेंगे, अगर वो संख्या 100 से डिवाइड होगी तो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और शताब्दी वर्ष वही होते हैं जिनके आगे 2 जीरो लगा होता है। इसमें पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी सी बात हम थोड़ा सा अगर इनको नियम पता है तो आसानी से हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। तो शताब्दी वर्ष पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं, शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ये बना लिया बेटा हमने। अब पहला कौन कौन सा होता है, पहला जो आपका होगा वो होता है शताब्दी साधारण वर्ष। पहला जो होगा, हद है यार, शताब्दी साधारण वर्ष। और दूसरा जो आपका होगा वो होगा शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शताब्दी साधारण वर्ष और एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो वर्ष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक शताब्दी साधारण होता है और एक शताब्दी लीप होता है। तो शताब्दी साधारण वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष, और दोनों की हमने जो है अलग अलग बातचीत कर लिया। और ये बात आपको जो है अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि शताब्दी साधारण वर्ष क्या होता है और शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो शताब्दी वर्षों को पहचानने का जो क्रम होता है, जिनके आगे 2 जीरो लग जाए, जो 100 से डिवाइड हो जाए, और ये 2 प्रकार के होते हैं, शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप। अब हम आगे बात करेंगे कि शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप क्या होता है। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अगली जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी शताब्दी साधारण वर्ष की। अब मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या होता है। शताब्दी साधारण वर्ष वे वर्ष जो 400 से
400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी कि वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो वहाँ पर साधारण वर्ष के लिए हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अंतर दोनों को कनेक्ट करेंगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि अलग अलग रट्टा मानने का प्रयास करें, कनेक्टिविटी जरूरी होनी चाहिए पढ़ते वक्त। ठीक है, तो वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 300, 500, 1100, 1700 इत्यादि। ये बात। अब देखो क्या 100 400 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 200 400 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 300 400 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 500 400 से डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार 1100 1700 से कोई भी डिवाइड नहीं है, इसलिए सबके सब क्या कहलाएंगे, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएंगे। क्लियर है, सबके सब क्या कहलाएंगे, शताब्दी साधारण। 100 200 300 500 1100 1700 इत्यादि। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये बात आपकी हो गई। वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। 100 200 300 500 1100 1700 इत्यादि। क्लियर है। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न जनरेट करके मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक बार सीख लेंगे, अभी पर्याप्त समय है। देखिए, और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी आराम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मेरी क्लास होगी, जो फ्रेशर लड़के होंगे, जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और जो लड़के ऑलरेडी कुछ बहुत पढ़ रखे हैं, तो उनको थोड़ा सा अभी आगे के जो वीडियो आएंगे ना, वहाँ पर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो भाई यही समझ के चलना है ना कि आपको जो है बिल्कुल कुछ नहीं आता है सीखना। अगर मैं ये मान के पढ़ाने लगूंगा कि आपको आता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे अब बात करते हैं शताब्दी लीप वर्ष की। क्या होता है शताब्दी लीप वर्ष? शताब्दी लीप वर्ष, साधारण वर्ष की बात कर लिया हमने, अब बात करते हैं शताब्दी लीप वर्ष की। वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जो 400 से पूर्णतः, और 400 से पूर्णतः विभाजित वही होंगे जो 400 के मल्टीपल में आएंगे। 400 800 1200 1600 इत्यादि इत्यादि। ये बात हो गई। वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। और इससे पहले हमने क्या लिखा था कि वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर है, वहाँ विभाजित नहीं होना है, यहाँ विभाजित होना है। और 400 से विभाजित वही होगा जो 400 के मल्टीपल में आएगा। 400 800 1200 1600 इत्यादि। इस प्रकार के सारे क्या कहलाते हैं, शताब्दी साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो अगर कोई वर्ष शताब्दी है तो उसको ये पता करना है कि लीप वर्ष है कि शताब्दी, तो उसको 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, 400 से। नहीं तो अगर 4 से डिवाइड करके चेक करते दोस्तों तो 100 भी 4 से डिवाइड है, 200 भी 4 से डिवाइड है, 300 भी 4 से डिवाइड है, 400 भी 4 से डिवाइड है। तो सब के सब लीप ईयर है, लेकिन 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए उसको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसका भी एक रीजन है कि ऐसा शताब्दी वर्ष क्यों मनाना पड़ा, वो बहुत डीपली पॉइंट है। अगर मुझे लगेगा कि बताना है तो मैं आपको बता दूंगा, 5 मिनट का काम रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक वर्ष, निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है, निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब एग्जांपल ले लेते हैं। लीप वर्ष नहीं है, देखिए चाहे शताब्दी लीप वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, होते दोनों लीप वर्ष ही हैं। चाहे शताब्दी साधारण वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, होते दोनों साधारण वर्ष ही हैं। ये बात ध्यान देना है, बस उनको पहचानने का तरीका अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाए 2400 1996 2200 और 1984। 1984 आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखो 2400 एक शताब्दी है, तो शताब्दी है तो पहचानने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लीप ईयर होगा। ये क्या है, एक लीप ईयर होगा। 1996 शताब्दी नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौको 16, ये भी डिवाइड होगा, तो ये भी एक लीप ईयर होगा। ये 2200 है, शताब्दी है तो 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैसा ईयर होगा, जनरल ईयर होगा, जनरल ईयर होगा। 84, 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, ये भी कैसा ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा। ये भी कैसा ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा। इसलिए ये एक जनरल ईयर है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 2200, ऑप्शन नंबर सी 2200। निम्न में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो 2200 जनरल ईयर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं कुछ और पॉइंटों की बात करते हैं कि अब इतना हमने जान लिया कि कैसे अब कैसे लीप वर्ष की पहचान करना है, कैसे साधारण वर्ष की पहचान करना है। इतनी बात जानने के बाद अब आप सबको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में। तो अगला जो पॉइंट होगा, आपके कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को समझिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट नंबर 1 है, किसी भी
किसी भी साधारण वर्ष का किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में समान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में समान होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में समान होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। जिस दिन अगर कोई वर्ष साधारण है, जिस दिन से किसी वर्ष की शुरुआत होगी उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। ये फैक्ट है, चाहे तो आप देख लीजिएगा कैलेंडर में उठाकर। जिस दिन से कैलेंडर की शुरुआत होती, मतलब अगर 1 जनवरी को जो तारीख होगा वो 31 दिसंबर को भी वही तारीख होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और अंत 31 दिसंबर से होता है। ये बात तो आप सब जानते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये फैक्ट है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है तो ये बात आप सबको याद रखनी है। तो एग्जाम्पल में अगर हम सब बात करें, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को शुक्रवार ही होगा। शुक्रवार ही होगा, ये फैक्ट है। अगर 1 जनवरी 2015 मैंने क्यों लिया, मैं कोई भी वर्ष ले सकता था। 2015 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का मैं कोई भी वर्ष उठा के एग्जाम्पल को बना सकता था। तो अगर 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार था तो 31 2015 को शुक्रवार ही होगा, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब जब ये बात आप सब जान गए हैं तो यहीं से एक प्रश्न जनरेट करता है। तो कैसे प्रश्न जनरेट करता है, अब मैं थोड़ा सा उसकी चर्चा करता हूँ। अपने पॉइंट को ध्यान में रखते चलिएगा। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इससे बेहतर चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। बहुत ही आराम से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, और जब मुझे लगेगा कि जहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं वहाँ लिखूंगा भी नहीं, आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि एक प्रश्न आपका कि 1 जनवरी
1 जनवरी 2005 को 1 जनवरी 2005 को दिन था बुधवार का। तो प्रश्न है आपसे कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अगर वो फैक्ट आपको समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आसानी से इसको आप सब सॉल्व कर सकते हो। 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिवस होगा, ये आप सबको बताना है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिवस होगा, थोड़ा सा इसके मैटर पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां से अगर हम समझें कि 1 जनवरी 2005 को बुधवार, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिवस होगा। तो अगर दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। तो अगर देखें ध्यान से कि 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 1 जनवरी प्रथम दिन और अंतिम दिन समान है, तो साधारण वर्ष के पहले और अगले वर्ष में सिर्फ एक दिन का अंतर उत्पन्न होता है। कैसे, जैसे मैं डिटेल से बताता हूँ। देखो जैसे तो यहाँ पर आएगा 31 दिसंबर आएगा 2005, क्योंकि 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो अंतिम दिन इसका होगा 31 दिसंबर 2005। तो यहाँ पर भी बुधवार ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो आप सब, होगा कि नहीं होगा। 31 दिसंबर 2005 को बुधवार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान। अब 31 दिसंबर 2005 के बाद अगली जो डेट आएगी आपकी, वो आएगी 1 जनवरी 2006, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगर यहाँ बुधवार है तो एक दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, थर्सडे। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 31 दिसंबर 2006। तो ये 2006 एक साधारण वर्ष है, ये 2006 एक साधारण वर्ष है। तो अगर 1 जनवरी 2006 को थर्सडे है, तो 31 दिसंबर 2006 को थर्सडे ही होगा, क्योंकि प्रथम दिन और अंतिम दिन साधारण वर्ष में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2006 के बाद 1 जनवरी आएगा, 6 के बाद आएगा 7। तो 1 जनवरी 2007 को यहाँ थर्सडे है, तो यहाँ क्या होगा, फ्राइडे। और हमसे यही पूछ रहा था कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिवस होगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 जनवरी 2007 को जो दिवस होगा वो फ्राइडे का होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से चीज़ों को हमको लेकर चलना होता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपसे जनरेट करता है और पूछता है। ये फैक्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया प्रश्न आपका। और देखो ये प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि वो आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर पता होगा तो ये पॉइंट को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर करने में मुश्किल हो जाएगी। अगले प्रश्न में चलें। जैसे मान लीजिए अब लीप वर्ष की बात करें, फैक्ट नंबर 2 में किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर होता है। किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है।
ठीक है। तो किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है। ये बात हम सबने समझ लिया यहाँ पर ध्यान से। क्लियर, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। क्लियर है। चलिए, तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतर होता है। अतः अतः अंतिम दिन जो होता है, अतः अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है। ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, अतः अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एक दिन फरवरी में एक्स्ट्रा हो जाता है ना, इसलिए एक दिन का अंतर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि वहां पर 28 की, वहां 29 की, तो वही एक दिन का अंतर आगे जाकर उत्पन्न कर देता है। ठीक। अब एग्जाम्पल में अगर हम सब बात करें, एग्जाम्पल में यदि 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को सोमवार ही 31 दिसंबर 2020 को मंगलवार होगा। एक दिन का अंतर मंगलवार होगा। तो ये बन गया आपका पॉइंट। ठीक है। अब यहां से हमने देख लिया कि अगर लीप वर्ष होगा, अगर कोई वर्ष, तो उसके प्रथम दिन में अंतिम दिन का एक दिन का अंतर होता है, अर्थात जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक। जैसे 1 जनवरी 2020 को 2020 एक लीप वर्ष है, तो सोमवार होगा, तो अंतिम दिन सोमवार के एक दिन एक्स्ट्रा मंगलवार होगा। ठीक है। अब इससे प्रश्न कैसे जनरेट करेगा, थोड़ा सा उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न जनरेट करेगा, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2014 को दिन था फ्राइडे का, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? बताइए भाई। सोचिए। अब जब सोचेंगे तभी प्रश्न हो पाएगा। आ जाइए, देखते हैं अब क्या करना है। ध्यान से, 1 जनवरी 2014 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिवस होगा, इसकी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पता है, मैंने जस्ट अभी बताया था
कि अगर कोई लीप वर्ष होगा तो एक दिन का अंतर होगा, साधारण वर्ष होगा तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर 1 जनवरी 2014 को फ्राइडे है तो इसके बाद आएगा 31 दिसंबर 2014, यहाँ भी फ्राइडे ही होगा। क्यों? क्योंकि 2014 एक साधारण वर्ष है। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, यहाँ फ्राइडे की जगह क्या हो जाएगा? सैटरडे। इसके बाद फिर से आएगा 31 दिसंबर 2015, यहाँ भी सैटरडे ही होगा। फिर आएगा 1 जनवरी 2016, सैटरडे की जगह क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। फिर आएगा, देखो 2016 एक लीप ईयर है तो आएगा 31 दिसंबर 2016, संडे की जगह क्या हो जाएगा? मंडे, क्योंकि एक दिन का अंतर उत्पन्न होगा। फिर आएगा आपका 1 जनवरी 2017, मंडे की जगह क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 31 दिसंबर 2017, तो साधारण वर्ष है तो कोई चेंजेज नहीं होगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, तो ट्यूसडे की जगह क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। और अगर आप सबने वेडनेसडे उत्तर निकाला है तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को वेडनेसडे। देखो जो मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो उंगलियों में ही इसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपका दिमाग काम करेगा तो 1 जनवरी 2014 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2015 को सैटरडे हो जाएगा, एक दिन का अंतर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आएगा? 1 जनवरी 2016 सैटरडे की जगह संडे। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 संडे की जगह क्या हो जाएगा? मंडे। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2017 ट्यूसडे, है ना। इसके बाद फिर आएगा 1 जनवरी 2018 वेडनेसडे। तो आपको डायरेक्ट एक एक तारीख में चलकर वहाँ पे उत्तर को निकाल लेना। आपको 31 दिसंबर में जाने की आवश्यकता ही नहीं, एक दिन का अंतर होगा, बस इतना आपको दिमाग में। अगर लीप वर्ष होगा तब अंतिम डेट में जाएंगे, अन्यथा जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलो दोस्तों इसको नोट डाउन करो, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। हो गया ना? आइए, ये पॉइंट आपका समाप्त हुआ। अब तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये थोड़ा सा इससे हटके होगा लेकिन वो भी जानना अनिवार्य है। देखिए, अगर हम बात करें कैलेंडर की तो थोड़ा सा कैलेंडर में वापस आएंगे। थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो शेष छूट गए थे, मुझे याद आ गया अचानक, सोचा बता देता हूँ। देखिए, पॉप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर बनाया था उसको जो आधार माना था वो भगवान यीशु को माना था। भगवान यीशु का ये साइन होता है कि नहीं होता है? तो आपने इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं, आप जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सन 2 डेट में मिलता है। कौन कौन से डेट में? एक ईसा पूर्व में लिखा होता है और एक कहीं ईसवी सन लिखा होता है। बोलो, ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं और ईसवी सन को इंग्लिश में एडी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और पॉप ग्रेगरी ने जो इसका आधार माना, मैंने बताया था कि उन्होंने इसका जो आधार माना था वो भगवान यीशु को माना था। किसको माना था? भगवान यीशु को माना था। ये बात आपको ध्यान देना है। और उन्होंने भगवान यीशु के जन्म की घटना को 0 मान लिया था। उन्होंने भगवान यीशु की जन्म की घटना को क्या कर लिया? मान लिया यीशु। और भगवान यीशु के जन्म के पहले के समय को उसने ईसा पूर्व दिया उन्होंने,
और भगवान यीशु के जन्म के बाद के समय को उन्होंने इक्विशन दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। अब ये कैलेंडर माल, अब पाप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर की शुरुआत की थी वो 1 तारीख से की थी, यही तो पहला दिन रहा होगा, और उन्होंने जो दिन माना था वो मंडे माना था। तो मैं यहाँ से एक बात का ये पता चलता है कि सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो मंडे और संडे में लोगों को डाउट होता है, तो संडे नहीं होता, मंडे होता है। सप्ताह का अंतिम दिन संडे होता है, तभी 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन रेस्ट करने की बारी आती है ना। और संडे मनाने का भी अपना एक बहुत लंबा इतिहास है कि संडे को ही छुट्टी क्यों दी जाए, कैसे क्या रीजन हुआ थी, इसका भी एक अपना बहुत लंबा इतिहास है। अब यहाँ से अगर देखें तो मान लो जो कैलेंडर है हमारा वो कुछ मान लो बहुत जब से शुरू हुआ तब से उन्होंने मान लिया, मान लो 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, फिर 500 ईसा पूर्व आया, फिर मान लो 100 ईसा पूर्व आया होगा, फिर मान लो 50 ईसा पूर्व आया होगा, फिर मान लो 1 तारीख आई होगी और 1 के बाद 0 हुआ होगा। इस प्रकार से चलता है। और इसी प्रकार से जैसे 1 के बाद 0 होगा तो 0 के बाद ईसा पूर्व हो गया समाप्त, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका ईस्वीसन। और जब ईस्वीसन स्टार्ट हो जाएगा तो 0 के बाद आएगी 1 तारीख, 1 तारीख से बाद 100 तारीख, 100 वर्ष समाप्त होंगे, 100 के बाद 500 वर्ष समाप्त होंगे, और 500 के बाद 1000 वर्ष समाप्त होंगे, और 1000 के बाद मान के चलिए कि यहाँ पर 2000 वर्ष समाप्त होंगे। और आज हम 2000 के 2022वां वर्ष मना रहे हैं। कौन सा वर्ष मना रहे हैं? 2022वां वर्ष मना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई चीज़ें घटी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर कहा जाता है कि 563 में क्या घटना घटी थी। 563 में पढ़ा होगा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट लिया हूँ इसलिए कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और कहा जाता है कि 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर जन्म हुआ था और यहाँ पर मृत्यु हुई थी। यहाँ पर जन्म हुआ था और यहाँ पर मृत्यु हुई थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। अब दोस्तों, अब अगर आपको ईसा पूर्व का मतलब नहीं पता तो ईसा पूर्व देख रहे हैं 100, 500, 100, 50, ये 1 से बढ़ता हुआ जा रहा है और ये घट रहा है। तो ईसा पूर्व का जो समय होता है वो क्या करता है? घटता है। ईसा पूर्व का जो समय होता है वो क्या करता है? घटता है। और ईस्वीसन का समय जो होता है घटता है। अगर मान लो आपको ईसा पूर्व के बारे में नहीं पता तो आप कहोगे कि भाई इनका 563 में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता होता तो अगर सोच पाते हैं, अगर तुमके दिमाग में ये आता है कि भैया आदमी जन्म से पहले कैसे मर गया, ये भी सोचने वाली बात है। 483 में जन्म हुआ तो 563 में मृत्यु होनी चाहिए थी। पहले हम भी यही सोचते थे जब हमको इस बारे में नहीं पता था। लेकिन ये समय क्या होता है? नीचे की ओर घटता है, ईसा पूर्व का समय। तो अगर आपको ये ध्यान देना है कि नीचे की ओर क्या करता है? घटता है। ये बात हमको ध्यान देनी है। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि जो महात्मा बुद्ध जीवित थे ना, टोटल 80 वर्ष जीवित रहे थे। अगर 563 में 483 को घटाएंगे, 3 में 3 गया 0, 16 में 8 गया 8, तो टोटल उनकी जो जीवन रेखा थी वो 80 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 80 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये जो समय होता है क्या करता है? घटता है। यहीं पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एक विक्रम संवत कैलेंडर बना था। कौन सा कैलेंडर बना था? विक्रम संवत नाम का कैलेंडर बना था। और ये कैलेंडर बना था कुछ जाकर यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में एक कैलेंडर बना था। और इस कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत। क्या नाम था? विक्रम संवत नाम था। विक्रम संवत नाम था। ठीक है, विक्रम संवत। और इसको जो शुरू किया था उनका नाम था, जैसे नाम से पता चलता है, विक्रमादित्य ने। किन्होंने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत के विक्रमादित्य के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया था विक्रम संवत। और ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। अभी मैं बात करूंगा इसके मैटर पे। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम करें तो यहीं पर एक कैलेंडर शुरू हुआ था 78 ईस्वी सन में। 78 ईस्वी सन में एक कैलेंडर बना था जिसका नाम था शक संवत। शक संवत बना था। क्या बना था? शक संवत बना था। और इसको जो शुरू किया था सम्राट कनिष्क ने। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। और एक कौन से वंश का राजा था? तो हम कहेंगे कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश का। ठीक है, ये बात ध्यान देना है।
और जो राष्ट्रीय शक संवत है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ही शक संवत होता है, इतनी बात ध्यान देना, ठीक है। और ये जो स्वीकार किया गया था शक संवत, ये 23 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था। 23 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो मुख्य बात यहाँ पर ये आती है कि इतनी बात जब हमने सामने जान लिया, अब जैसे ईसा पूर्व और ईस्वी सन, ठीक है। मैंने कहा था कि जो बीसी का मतलब होता है भगवान यीशु के जन्म की पहले की घटना, और एडी का मतलब होता है भगवान यीशु के जन्म की बाद की घटना, इसलिए इसको ईसा पूर्व और ईस्वी सन में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि जब भी उन्होंने जो नामकरण किया पॉप ग्रेगरी ने, तो उन्होंने भगवान यीशु को इसका आधार माना। और जैसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं और जैसे ईसा पूर्व बोलते हैं, तो ईसा का जन्म लेते हैं, भगवान यीशु मसीह का जन्म ले लिया जाता है, नाम ले लिया जाता है। तो आपको ये बात पता है कि हमारे भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो सोचो पूरे विश्व में धर्मों को मानने वाले लोग कितने होंगे, सोचने वाली बात है। तो क्या किया कि लोगों को इस बात से एतराज हुआ, क्या हुआ, क्योंकि भाई जब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं तो सबके अलग अलग धर्म गुरु हैं, अलग अलग देवता हैं। तो जो भगवान यीशु को अपना भगवान नहीं मानते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब भगवान यीशु हमारे देवता नहीं हैं, भगवान नहीं है, पूज्य नहीं है, तो हम उनका नाम क्यों ले बार बार। ये भी बात सही है भाई कि क्यों ले बार बार उनका नाम। तो जैसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं, जैसे भी ईस्वी सन बोलते हैं, तो यीशु का नाम लेना पड़ता है कि नहीं। तो भाई जिन लोगों को तकलीफ थी उनको एक प्रॉब्लम हुई। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हम भगवान यीशु का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक नया समय निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं सीई। क्या बोलते हैं? सीई बोलते हैं, ठीक है। उनको हम लोग सीई बोलते हैं, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं बीसीई। क्या बोलते हैं? बीसीई, ठीक है। ये तो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। मैं फुल फॉर्म लिखा दूंगा। तो अब उन्होंने सीई लिखना प्रारंभ कर दिया, एडी को सीई लिखना प्रारंभ कर दिया, और बीसी को बीसीई लिखना प्रारंभ कर दिया, जो भगवान यीशु को अपना देवता नहीं मानते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी थी। अब बात करते हैं फुल फॉर्म की। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं फुल फॉर्म की। जैसे हम लोग बीसी लिखते हैं, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का जो मतलब होता है वो होता है एन्नो डामनी, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, इतनी सी बातें होती। बिफोर क्राइस्ट, अन्नो डामनी, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ये इनके फुल फॉर्म है, ठीक है। ये इनके क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये बात आप सबको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब समस्या क्या है? अब अभी हम बात करें तो अभी हम कौन सा साल मना रहे हैं? 2022। और 2022 जो साल हम सब मना रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग मना रहे हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग इस साल को मना रहे हैं। तो दोस्तों अब समझना ये है आप सबको कि जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2022, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो 2022 है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है वो कौन सा वर्ष चल रहा है, और जो विक्रम संवत है वो कौन सा वर्ष चल रहा है? तो भाई वो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो अगर विक्रम संवत निकालना है तो 57 जोड़ना है, और अगर शक संवत निकालना है तो 78 में शुरू हुआ था, 78 घटाना है। तो 2022 में अगर 57 जोड़ देंगे, तो 2022 में अगर 57 हम सब जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। तो 7 और 2 9 मिलेगा, 5 और 2 7 मिलेगा, 2079 मिलेगा। तो 2079 विक्रम संवत चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। 2079 विक्रम संवत चल रहा है, क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है ना दोस्तों, इसलिए मुझे बताना है।
ठीक है, कई बार रिपीट हुआ कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कौन सा शक संवत चल रहा है। तो 2022 की 78 की बात करें तो 2022 में 78 घटाना है, 78 क्या करना है, घटाना है। तो 12 में 8 जाएगा, कितना आएगा 4, 12 में 8 जाएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ पर 11 में 7 जाएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ बचेगा 9 और वहाँ बचेगा 19। तो 1944 चल रहा है शक संवत, 1944 चल रहा है शक संवत, शक संवत चल रहा है 1944वां। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर विक्रम संवत पूछता है तो जिस भी वर्ष में होंगे आप, जो वर्ष मना रहे होंगे, उसमें 57 जोड़ना है। अभी 22 चल रहा है तो 22 के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, और 78 निकालना है और शक संवत निकालना है तो 78 घटाना है। तो शक संवत के अकॉर्डिंग हम 1944 में हैं, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हम 2079 में हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 2022 में हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पोस्टपोन करेंगे और बाकी इसी के आगे क्लास को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और बढ़िया से आप सब नई नई चीज़ें सीख पा रहे होंगे। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।